नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में चारे की कमी है और हरा चारा उपलब्ध ना होने के कारण पशु अपनी क्षमता के अनुसार दुग्ध उत्पादन नहीं दे पा रहे, जिससे कि पशुपालन के क्षेत्र को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए कई तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं जिससे चारे का उत्पादन जल्द से जल्द हो सके। ऐसी ही एक कोशिश हुई है बेंगलुरु में, जहां पर एग्री स्टार्टअप में एक मशीन तैयार की गई है जो कि सप्ताह में 4 से 5 पशुओं का चारा तैयार करने के लिए सक्षम है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। प्रति किसान जोत की भूमि लगातार कम होती जा रही है। भारत में चूंकि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इसीलिए कम जमीन की समस्या यहाँ अधिक है। इतनी कम जमीन पर पशुओं के लिए पर्याप्त पौष्टिक चारा उगाना चुनौती बन गई है। बल्कि सच तो ये है कि देश में पशु चारे का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में नई तकनीक के जरिए कम जगह में ज्यादा उपज के उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी ओर बार बार आ रही सूखे की समस्या भी चारा संकट उत्पन्न कर रही है। फ्रिज की आकृति वाली ये मशीन छोटे से स्थान पर अधिक उपज का बेहतरीन उदाहरण है। इसे खास तौर से पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उगाने के लिए ही बनाया गया है। मशीन को रखने के लिए महज 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी जगह चाहिए। मशीन की ऊंचाई भी सिर्फ 7 फीट है। इसे बेंगलुरु के एक एग्रीटेक स्टार्टअप ने बनाया है और इसका नाम कंबाला रखा है। कंबाला कर्नाटक में हर साल आयोजित होने वाली भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। उसी के नाम पर इस मशीन का नाम रखा गया है। कंबाला के अंदर 7 रैक बनाई गई हैं और इन्हीं में चारा उगाया जाता है। हर रैक में 4 ट्रे लगी हैं और हर ट्रे में उच्च प्रोटीन वाले मक्का के 700 ग्राम बीज हर हफ्ते बोए जा सकते हैं। किसान चाहे तो मक्का का चारा काटने के बाद गेहूं या जौ के बीज भी बो सकते हैं। चारा हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया गया है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में मिट्टी की जगह पानी में फसल उगाई जाती है। बुआई के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि रैक में ताजा और हरा चारा उगाया है, जो दुधारू पशुओं के लिए बेहद पौष्टिक है। इस छोटी सी मशीन से एक हफ्ते तक हर रोज 25 से 30 किलो चारा लिया जा सकता है। चारे की ये मात्रा 4-5 गायों का पेट भरने के लिए काफी है। कंबाला के अंदर 14 माइक्रो स्प्रिंकलर लगे हैं जो जरूरत पड़ने पर पौधों को पानी उपलब्ध करा देते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये मशीन 3 दिन में सिर्फ 50 लीटर पानी खर्च करती है, जबकि खुले खेत में 1 किलो चारा उगाने के लिए ही 70 से 100 लीटर तक पानी चाहिए। मशीन को बाहर से काले रंग के एक जाल से कवर किया गया है। ये जाल वेंटिलेशन के लिए है, जो दिन के समय अंदर का तापमान बढ़ने नहीं देता। राजस्थान जैसी गर्म जगहों पर ये जाल काफी मददगार है। बिजली से चलने वाली इस मशीन को आप सिर्फ 30,000 रुपए देकर खरीद सकते हैं। बिजली का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, साल भर में 70 रुपए से भी कम। वैसे सौर ऊर्जा से चलने वाली कंबाला भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा यानी 45,000 रुपए है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सौर ऊर्जा से चलने वाली 41 मशीनें लगाई गई हैं। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में भी बहुत सी मशीनें हैं। पिछले साल वजूद में आने वाली इस मशीन की देश भर में अब तक 130 यूनिट लग चुकी हैं। कंबाला श्री वसंत कामत और जीवन एम के दिमाग की उपज है। इसे तैयार करने से पहले इन दोनों ने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान में पशुओं और चारे के विकास पर प्रशिक्षण लिया। यही उन्हें हाइड्रोपोनिक ग्रीन स्प्राउट्स उत्पादन इकाई के किफायती मॉडल की प्रेरणा मिली। वैज्ञानिकों ने ही उन्हें बताया कि एक ट्रे में कितने बीज डालने हैं, पानी का शेड्यूल क्या होगा और मोल्ड उपद्रव को कम करने के लिए क्या मानकीकरण होना चाहिए। कंबाला इस्तेमाल करने वाले कई किसानों ने मशीन की तारीफ की है और बताया है कि इससे उगा चारा खाने के बाद न सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ी है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आया है।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर। नवंबर माह में आलू की बोई गई फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लें। इसके लिए खुरपी, फावड़ा, मिट्टी पलट, हल अथवा रेजर का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कार्य करें। रोग एवं कीड़े मकोड़ों को फसल से दूर रखें और फसल की देखभाल करें। ध्यान रखें कि अच्छी बढ़वार के लिए पर्याप्त हवा, नमी और उपयुक्त तापमान का मिलना आवश्यक है। अभी आपने देखा कृषि कैलेंडर। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है। अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी सफल महिला किसान से जिन्होंने न केवल खेती किसानी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, बल्कि दूसरी महिला किसानों को भी अपने साथ जोड़कर खेती के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा, ऊर्जावान, प्रगतिशील महिला हैं। उनके हाई स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। किसान की बेटी होने के नाते उनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क की दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वह एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान है और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में उन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन, जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लेडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया, फाउल,
कबूतर बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है, जिसके कारण इनके खेत की सुंदरता बेहद मनमोहक है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। इनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वे भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। किसानों के हितों के लिए सरकार समय समय पर नई तरह की नीतियां लेकर आती है, कुछ गतिविधियां लेकर आती है, और हाल ही में कुछ नए कानून भी लागू किए गए हैं जिससे कि किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। तो क्या है वे कानून, आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विस्तार से रिपोर्ट। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें
किसान को अपनी उपज जो उसका उत्पाद है उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार ही सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद किसानों से जारी रखी है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन यानी KMS 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। 14 नवंबर 2020 तक कुल 279,56,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 230,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। यानी इस बार धान की खरीद में 21.27% से अधिक की वृद्धि हुई है। 279,56,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 194,63,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 69.62% है। कुल 52,781 करोड़ 42 लाख रुपए MSP मूल्य के साथ वर्तमान KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 24,02,000 किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना यानी PSS के तहत 45,10,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे यानी 12मासी फसल की 1,23,000 मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। PSS के तहत अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर MSP से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित MSP के आधार पर इन फसलों के FAQ ग्रेड की खरीद राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके। 14 नवंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 315 करोड़ 63 लाख रुपए की MSP मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 58,602.68 मीट्रिक टन की खरीद की, जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 33,959 किसान लाभान्वित हुए। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 33,976.48 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। यानी इस बार दलहन और तिलहन की खरीद में 72.48% की वृद्धि हुई है। इसी तरह 14 नवंबर 2020 तक कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52 करोड़ 40 लाख रुपए MSP मूल्य वाली 5,089 मीट्रिक टन खोपरे यानी 12मासी फसल की खरीद की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें MSP से अधिक हैं। संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में MSP के तहत बीज, कपास की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। 14 नवंबर 2020 तक 14,65,847 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 4,187 करोड़ 5 लाख रुपए है।
जिससे 2,86,547 किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए अब कृषि दर्शन कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, पराली हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन इसके प्रबंधन के लिए भी कई तरह के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और ऐसा ही कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग ने कुछ ऐसे सुझाव सुझाए हैं किसानों के लिए जिससे कि पराली का प्रबंधन आसानी से हो सके। पराली अपने आप में बेहतरीन जैविक खाद है। इसमें पौधों के लिए जरूरी नाइट्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में इसे जलाने का रिवाज है। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसे खेत में ही जला देते हैं। पराली जलाने से प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म तत्व भी जल जाते हैं। जाहिर है, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल धान की कटाई के बाद ज्यादातर किसानों को अपने खेतों में गेहूं बोना होता है, लेकिन धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच इतना समय नहीं होता कि पराली को खेत में गलाया जा सके। ये कैप्सूल खेत में खड़ी पराली को चंद दिनों में ही गलाकर कंपोस्ट खाद बना देती है। कंपोस्ट कैप्सूल की कीमत सिर्फ 20 रुपए है। किसान इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आकर खुद खरीद सकते हैं या फिर कुरियर के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। इसे खेत में सीधे नहीं डालना है, बल्कि पानी, गुड़ और अन्य सामग्री के साथ पहले घोल बनाया जाता है और फिर उसे पराली पर छिड़का जाता है। कंपोस्ट कैप्सूल सिर्फ धान की पराली पर ही असरदार नहीं है, बल्कि ईख की पत्ती और इसी तरह के दूसरे फसल अवशेष को भी जैविक खाद बना देता है। यही वजह है कि पराली प्रबंधन के मामले में वैज्ञानिक इसे नील का पत्थर मानकर चल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है आने वाले समय में कैप्सूल की मांग साल भर बनी रहेगी, जिसे पूरा करना मुश्किल होगा। ऐसे में निजी कंपनियों को भी कैप्सूल तकनीक मुहैया कराने की बात कही जा रही है, ताकि वे अपने स्तर पर इसे तैयार कर सकें। पराली प्रबंधन के लिए वैज्ञानिकों ने इससे पहले हैप्पी सीडर मशीन तैयार की, जिसके जरिए धान की कटाई के फौरन बाद खेत को जोते बिना ही गेहूं बोया जा सकता है। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं और कई गांव अब पराली जलाने की समस्या से मुक्त हो गए हैं। कंपोस्ट कैप्सूल इस सिलसिले की अगली कड़ी है। कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम कृषि जगत से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अब आप अपने मोबाइल से ही कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं एक ऐप के जरिए। कौन सी है वो ऐप और किस तरह से आपने उसे डाउनलोड करना है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। यह किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। यह किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेतों की फसलों और सब्जियों और पशु चारा से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा देश की मंडियों का हाल। गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव। जम्बूसर मंडी में 1,650 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल। मेघराज मंडी में 1,500 रुपए से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव। लालसोट मंडी में 1,400 रुपए से 1,702 रुपए प्रति क्विंटल। सूरतगढ़ मंडी में 1,631 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव। हरदोई मंडी में 1,640 रुपए से 1,650 रुपए प्रति क्विंटल। उन्नाव मंडी में 1,610 रुपए से 1,660 रुपए प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में 1,660 रुपए से 1,740 रुपए प्रति क्विंटल। गोंडा मंडी में 1,740 रुपए से 1,780 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते एक नजर ट्विटर प्लेट पर। तो
किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।